गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम में जो आपने परीक्षा दिया था उसके साइंस का आंसर की मैंने आपको बताया था, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया होगा। फिर मैं आज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो द्वितीय सिटिंग में परीक्षा हुआ था उसके आंसर की को मैं बता रहा हूँ। तो आप सब कोई अपने अपने प्रश्न को लेकर बैठ जाइए और उस प्रश्न के द्वारा जो भी आपको सेट मिला है ए से लेकर जे तक, आप चाहे जो सेट हो बस आप मिलाते चल जाइए। मेरे पास तो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड 1A है और ए के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें भी आपको 80 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 80 में से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको जो भी सेट मिला है उस सेट लेकर बैठें और प्रश्न खोजें। खोजने में दिक्कत हो रहा है मेरे वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करने के बाद फिर अपने प्रश्न को ढूंढें और आंसर को ठीक ठीक से मिला लें। ठीक है, तो आइए अब प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच भाषी समुदाय। ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन ए लगाए हैं उनका सही जवाब होगा फ्रेंच भाषी समुदाय। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच। तो निश्चित रूप से नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा है। चौथा प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है निश्चित रूप से शिक्षा, एजुकेशन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो याद रखिएगा, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच 1998 में समझौता हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र, जो कि वीरेंद्र के बाद ये राजा बने थे, उनकी हत्या के बाद। 7वां प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो भारत में बहुदलीय है, अमेरिका में भी बहुदलीय है, इंग्लैंड में बहुदलीय है, लेकिन चीन में एक दलीय प्रणाली है, वहाँ एक ही दल है। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाजवादी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है। क्लियर? आइए 10 नंबर पर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। कई बार ये सब बताया गया प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 पर बढ़ते हैं। 11 हो गया, 12 पर। 12 नंबर प्रश्न है कि क्या लिखा है? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो बच्चे लगाए हैं उनका सही जवाब होगा। अब क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 3 में आइएगा कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है। इसके अध्यक्ष हैं कौन? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। कौन है? अखिलेश यादव। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, राइट ऑफ इक्वालिटी से संबंधित है, अर्थात समानता का अधिकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 प्रश्न है हमारा कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बार बार कहते हैं कि प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए, क्लियर हो जाए तब जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न के बढ़ते, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति तो सारे बच्चे जानते हैं 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। 18 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। नेक्स्ट आगे बढ़िए 19 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, कोसुत का संबंध किस देश से था? तो कोसुत का संबंध देखिए 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड और हंगरी। सही जवाब इसका हो जाएगा हंगरी से था। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ड्यूमा का गठन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। 22 नंबर है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो वर्साय की संधि, जो वर्साय की संधि हुई थी, इसके बाद रूस विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए क्या लिखा है? सेंट साइमन। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 हुआ। 24 पर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? देखिएगा यहाँ, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य, इस घोषणा का उद्देश्य था अमेरिका का आत्मसमर्पण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद इस आंदोलन को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 28 पर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो याद रखिए लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन खान
अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन बी सही है। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं सही तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। प्रश्न नंबर 30वां प्रश्न हमारा है कि इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। 31 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर को कब खोला गया? तो याद रखिएगा, स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, 33 में 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहमतुल्लाह। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 33 प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 34 पर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी। क्लियर। 35 नंबर प्रश्न है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका पर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 36 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? तो पैसे के इंतजाम करने के लिए आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गठन की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा याद रखिएगा यूरो। यूरोपीय, यू से यूरोपीय, यू से यूरो याद रहना चाहिए आपको। 38 नंबर प्रश्न, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर, ये तो सबको याद होगा कि सिकंदर यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का। प्रश्न नंबर 41 पर आइए। 41 प्रश्न कर रहा है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन आयोग। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न नंबर 43 पर बढ़ते हैं। 43 प्रश्न कर रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो याद रखिएगा बच्चों, प्रथम जल नीति सितंबर 1987 में लागू हुआ था। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान ये उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो देखिए, सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार। अधिकांश बच्चे सुंदर लगाए हैं, लेकिन कह रहा है सबसे छोटा जैव मंडल तो है डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है कौन सी में? क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया रोग में। ऑप्शन ए आपका सही है। 47 प्रश्न पर देखते हैं कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23।
23 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब प्रश्न नंबर 48 पर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ? दार्जिलिंग में। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। क्लियर। 50 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना है कहाँ? राजस्थान में। क्लियर। प्रश्न नंबर 51 पर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण समझते हैं ना? रबड़, ये भी रोपण फसल है, चाय भी है, गन्ना भी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 52 है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? चना, मटर, मूंग, राजमा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन सही होगा राजमा। यदि आप लगाए हैं ऑप्शन डी तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 53 में बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में बफर स्टॉक याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। प्रश्न नंबर 54 पर आते हैं। 54 प्रश्न करेगा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नपुर। ऑप्शन डी यदि आप मारे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 55 पर आइए। 55 है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। क्लियर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 56 पर बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 याद रहेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ए, यदि आपका ऑप्शन ए सही है, लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। 57 प्रश्न है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन। प्रश्न नंबर 58 पर है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर में। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र भागलपुर में है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। 60 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा पर भी नहीं है, नर्मदा पर भी नहीं है, रिहंद पर भी नहीं है, सही जवाब इसका कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन सी। 61 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें अवधि केंद्र से उत्पन्न होती है। ठीक है। 62 नंबर पर आइए। 62 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो भूकंप तरंग को मापने वाले यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 63 नंबर प्रश्न पर देखते हैं कि सुखाड़ होती है। सुखाड़ होता है किसके का अभाव में? जल के अभाव में, मिट्टी की क्षय के कारण, मिट्टी की लवण के कारण, चट्टानों के खिसकने के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा जल के अभाव में सुखाड़ होती है। क्लियर। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित है? तो वलित पर्वत, भूपटलीय दरार ये भी है, महासागरीय गर्त ये भी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 हो गया। 65 पर आते हैं। 65 निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो नोकिया, सैमसंग,
आप फोर्ड मोटर्स ये भारतीय कंपनी नहीं है। इन्फोसिस ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इन्फोसिस, ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में होता है? प्रश्न नंबर 66। इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? इसका सही जवाब होगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर है 68 68। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24 कैलोरी। कितना कैलोरी? ऑप्शन सी 24 कैलोरी हो जाएगा। 69 प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी भी कृषि से होता है, चमड़ा भी, वस्त्र भी, लेकिन सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो व्यय विधि, ऑप्शन बी यदि आप मारे हैं तो निश्चित रूप से आपका जवाब सही है। प्रश्न नंबर 72 पर आते हैं। 72 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना विद्यार्थी आप लोग याद रखिएगा 1975 में। यदि ऑप्शन ए मारे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। कौन खाता? तो आवर्ती जमा, ये स्पेशल व्यापारियों के लिए होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 74 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 75 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एकदम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ISI मार्क, ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 76 पर बढ़ते हैं। 76 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको याद होगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आपका ऑप्शन बी सही होगा। 77 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? इसका सही जवाब विशेष आर्थिक क्षेत्र में। विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। 78 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 79 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को। और 80 नंबर प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये आपका 80 प्रश्न कंप्लीट हुआ। इधर देखिएगा तो लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न जो सारा के सारा प्रश्न आपको बताया गया था। इस सोशल साइंस में प्रथम सिटिंग की अपेक्षा थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन किया गया था, फिर भी आपने सब तो बना ही दिया होगा। तो 80 प्रश्न ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। निश्चित रूप से आप कितने प्रश्नों का सही किए हैं, सही उत्तर दिए हैं, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए तो फिर हम अगले विषय के आंसर की लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।